हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारा भूगोल, सेट नंबर है 66। इससे पहले ऑलरेडी हमने 65 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक तरफ औद्योगिक केंद्र दिया गया है और एक तरफ उद्योग दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम बेंगलुरु के बारे में। एक ये औद्योगिक केंद्र है जो कि वायुयान के लिए विख्यात है। ठीक है, बात करें कोरबा औद्योगिक केंद्र के बारे में तो यहाँ पे देखेंगे एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जमशेदपुर ये लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। ठीक है, जबकि मलाजखंड ये तांबा के लिए फेमस है, विख्यात है। ठीक है, तो यहाँ पे मिला लेते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे बेंगलुरु। ठीक है, किनके साथ जाएगा ये? वायुयान के साथ, तो तीसरा मैच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बी देखें कोरबा। कोरबा किसके लिए फेमस है? एल्युमिनियम के लिए, जो कि 4 नंबर पर है। सी की बात करें जमशेदपुर, तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन के साथ, और डी हो जाएगा आपका मलाजखंड तांबा के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, चलिए बाकी ध्यान रखना यहाँ पे मलाजखंड भारत का सबसे बड़ा तांबा खान है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी मध्य प्रदेश है, ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना? ये आपको बतानी है। 11.29%, 31%, 62.2%, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.29% थी। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ ध्यान रखना है 31% के बारे में। ठीक है, 31% क्या था? तो ध्यान रखना है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या लगभग कितना था? 31% था। ठीक है, वहीं बात करें 62.2% के बारे में, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है ये गोवा राज्य की है, जो कि 62.2% है। ठीक है, तो यहाँ से तीनों डेटा आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सवाल है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो याद रखना है सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक पर्वत श्रेणी का एक भाग है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला की भू आकृतियाँ बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में व्याप्त है या फिर फैला हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखना है शिवालिक पहाड़ी का तीसरा भाग सोमेश्वर की पहाड़ी है, जो लगभग 784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये फैले हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सोमेश्वर पहाड़ी है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा और भी पॉइंट है जो ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट को देखिएगा, बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी में अपेक्षाकृत युवा तलहटी चट्टानें हैं, जिनमें बलुआ पत्थर और कंकड़ महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है सोमेश्वर श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 450 मीटर है तथा औसत ऊंचाई 4 से 6 औसत चौड़ाई 4 से 6 किलोमीटर है। ठीक है, रामनगर दून सोमेश्वर श्रेणी के बीच हरहा घाटी या इन घाटी एक संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटी है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक रामनगर दून है ये वाला। ठीक है, इसी बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रामनगर दून और सोमेश्वर की श्रेणी के बीच हरहा घाटी या इन घाटी एक संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटी है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे है पश्चिम चंपारण की उत्तरी सीमा
उत्तरी पश्चिम बिहार पर हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का विस्तार है जो 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 250 से लेकर के 280 मीटर तक है, ये ध्यान रखना है। बिहार के दक्षिण के सीमांत पठारी प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, बिहार के दक्षिण के सीमांत पठारी प्रदेशों में देखेंगे आर्कियन युगीन चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित में से सबसे कम लंबाई वाली नदी या उपनदी कौन सी है, किलोमीटर में बतानी है। बताना है निम्नांकित में से सबसे कम लंबाई वाली नदी या फिर उपनदी कौन सी है। बूढ़ी गंडक, कोसी, पुनपुन, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले बूढ़ी गंडक के बारे में, तो ध्यान रखिएगा इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 320 किलोमीटर है। ठीक है, इसका उद्गम सोमेश्वर श्रेणी के विश्रामपुर के पास चौतरवा चौर के पास से हुआ है, याद रखनी है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और जमालपुर के निकट गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, वही बात करें कोसी नदी के बारे में, तो ध्यान रखना है कोसी नदी के ना ये कुल लंबाई, कोसी नदी की कुल लंबाई है 720 किलोमीटर। कितना है, 720 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि बिहार में सिर्फ इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर। ठीक है, कोसी नदी की कुल लंबाई पूछा जाए तो 720 किलोमीटर है, जबकि देखेंगे बिहार में इसकी 260 किलोमीटर लंबाई में ये बहती हैं। ठीक है, बात करें पुनपुन के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना है पुनपुन की जो लंबाई है वो 200 किलोमीटर है। कितना है, 200 किलोमीटर है। ठीक है, तो कह सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखना है सबसे कम लंबाई वाली नदी या उपनदी पुनपुन है। पुनपुन नदी की लंबाई 200 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी याद रखना है पुनपुन नदी एक मौसमी नदी है जिसका उद्गम छोटा नागपुर पठार जो कि पलामू में है वहाँ से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाकी यहाँ देख लीजिएगा सारे डिटेल्स PDF में हम इसे कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। वैसे सब कुछ बता ही दिए हैं वैसे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सवाल है, निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला दे रखा है वायनाड जो कि केरल में कह रहा है, दंडकारण्य जो कि छत्तीसगढ़ में बता रहा है, और मलनाड जो है ये कर्नाटक बता रहा है। तो देखेंगे केरल में वायनाड देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य है, ये भी सही है, और कर्नाटक में मलनाड है, ये भी सही है। ठीक है, सभी सही सुमेलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सभी यहाँ पे सही जोड़ा है। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे दंडकारण्य का विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश के राज्यों में ये फैला हुआ है 92,300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। ठीक है, दंडकारण्य देखेंगे तो ये पूर्वी भारत का एक भौतिक क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि देखेंगे सभी जो राज्य हैं लगभग पूर्वी भारत का ही एक हिस्सा है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरी सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है या किसकी है। भील का, संथाल का, कोल का, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखेंगे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरी सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जाति है वो है कौन सा, गोंड। ठीक है, कौन है, गोंड है, ध्यान रखना है। ठीक है, पहले नंबर पर भील है, तीसरे नंबर पर संथाल है। ठीक है, याद रखनी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, गोंड जनजाति भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करती हैं। ठीक है, गोंड द्रविड़ परिवार की जनजाति हैं एवं इनका भूत प्रेत और जादू टोने में अत्यधिक विश्वास है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भील जनजाति के बारे में बात करें तो ये मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, त्रिपुरा राज्यों में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। बताना है भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। ठीक है, तो भूटान आप देखेंगे जिस लोकेशन पर है ना, यहाँ से देखेंगे भूटान में, इधर देखेंगे इधर सिक्किम देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें नहीं है। ठीक है,
और नीचे देखेंगे यहाँ पे है असम, और यहाँ पे एरिया लगता है इसका पश्चिम बंगाल से, यानी कुल कह सकते हैं भूटान से 4 राज्यों की सीमा लगती हैं। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिक्किम है, यहाँ पे देखेंगे पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पे है आपका असम हो जाएगा, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन 4 राज्यों से सीमा लगती है। तो मिजोरम तो कभी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, त्रिपुरा पॉसिबल ही नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखनी है। ठीक है, ध्यान रखना है, भारत के साथ पड़ोसी देश जो हैं, कुल 7 पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है भारत। ठीक है, भारत के साथ, ये भी कह सकते हैं भारत के साथ 7 देशों की सीमा लगती हैं। ठीक है, कौन कौन लगता है ध्यान रखिएगा। पहला है आपका, बात करें तो बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, बात करें यहाँ पे बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य की सीमा लगती हैं, तो पहला है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके बाद आपका असम। ठीक है, मेघालय। ठीक है, त्रिपुरा, और एक है आपका मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा तो 3 ओर से घिरा हुआ है। सवाल ही पूछा जाता है कि बांग्लादेश से कौन ऐसा राज्य जो 3 ओर से घिरा हुआ है, ये त्रिपुरा है। ठीक है, हम दूसरा बात करें यहाँ पे चीन से, चीन के साथ। ठीक है, तो चीन के साथ देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, एपी। ठीक है, और आपका है लद्दाख। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ देखेंगे 5 राज्यों की सीमा लगती हैं। कौन कौन? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और एक और है आपका यहाँ पे देखेंगे लद्दाख। ठीक है, इस बार हम लोग देख लेते हैं नेपाल के साथ। ठीक है, तो नेपाल के साथ देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पर आएगा आपका, ठीक है, उत्तराखंड। क्रम से चले तो फिर उत्तर प्रदेश या यूपी कर लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद फिर बिहार। ठीक है, बिहार के बाद फिर देखेंगे वेस्ट बंगाल। ठीक है, और एक है आपका सिक्किम। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है 5वें नंबर पर म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार के साथ सीमा किसे लगता है? 4 राज्यों की सीमा लगती हैं। एक तो आपका है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद है नागालैंड। ठीक है, मणिपुर, एक है आपका मिजोरम। ठीक है, 6ठे नंबर पर हम ले लेते हैं अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान की सीमा देखेंगे सिर्फ लगता है लद्दाख के साथ। किसके साथ? लद्दाख के साथ। ठीक है, लद्दाख के साथ लगता है। ठीक है, चलिए अगला है 7वें नंबर पर भूटान ले लेते हैं। एक ही तो बचा सिर्फ, भूटान। ठीक है, इसके साथ 4 राज्य सीमा लगती हैं। कौन कौन? एक है आपका सिक्किम। ठीक है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, असम, इस बार फिर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे देखेंगे कितने राज्य हो रहे हैं। 5 राज्यों की सीमा लग रही हैं, इसमें भी 5 राज्य ही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे 5 राज्य
इसमें भी 5 राज्य देखने को मिलेगा, इसमें भी 5 राज्य देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी 5 राज्य हैं, इसमें 4 राज्य हो जाएगा आपका, इसमें 1 राज्य और इसमें भी 4 राज्य, ठीक है। तो 5 शुरुआत के 5 राज्य हैं, फिर 4 राज्य, दो ऐसे देश हैं जिसके साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है, और एक ऐसा राज्य है जिसके साथ एक देश ऐसा है जिसके साथ 1 राज्य की सीमा लगती है, वो है लद्दाख, ठीक है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कितना लगता है तो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे कि कौन से देश के साथ कितने सीमा साझा करते हैं, कितना किलोमीटर, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, बांग्लादेश के साथ, इसके साथ सबसे लंबी सीमा लगती है, ठीक है, 4096, ठीक है, 0.7 किलोमीटर। और सबसे कम याद रखिएगा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, ठीक है। तो ये पूरा लिस्ट याद रखना है। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किस जिला से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हुए पार करती हैं? सूरजपुरा, बस्तर, बलरामपुर, एक से अधिक होगा, ये में से कोई नहीं। तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सूरजपुरा, ठीक है। सूरजपुरा जिला से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हुए पार करती हैं, याद रखनी है, ठीक है। ये भी याद रखना है, बघेलखंड, शायद किसी न किसी सेट ने करवाया है, बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं, ठीक, किस जिला में? सूरजपुर जिला में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई खाली स्थान किलोमीटर है। तो याद रखना है, कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, कोसी नदी नेपाल के काठमांडू के उत्तर पूर्व स्थित गोसाई स्थान से ये निकलती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इरावदी नदी किस देश की जीवन रेखा कहलाती हैं? सवाल है, इरावदी नदी किस देश की जीवन रेखा कहलाती है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, इरावदी नदी म्यांमार देश की जीवन रेखा कहलाती है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, म्यांमार के साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्यों की सीमाएं मिलती हैं या तो लगती हैं, ठीक है। म्यांमार को ही स्वर्ण पैगोडा कहा जाता है, और यहाँ पे देखेंगे कि बौद्ध धर्म पालन करने वाले लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, अधिकांश लोग रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय की स्थापना कब हुई थी? भारतीय मानक समय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है, भारतीय मानक समय की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? बताना है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, कुर्ग की पहाड़ियाँ, गंगोत्री, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। गंगोत्री सब देखेंगे गंगा निकलती है, ठीक है। सही आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती हैं? ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से निकलती हैं, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर एक स्थान है, वहाँ से निकलती हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना है, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। और गोदावरी नदी की लंबाई देखा जाए तो 1465 किलोमीटर है, ठीक है। तो लंबाई पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना है, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है, जो कि चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? डल झील, वुलर झील, चिल्का झील, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, सही आंसर होगा यहाँ पे ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ध्यान रखना है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ठीक है। वुलर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है, जो कि हरमुख पर्वत की तलहटी में ये स्थित है, ठीक है। और वुलर झील के लिए पानी का मुख्य स्रोत क्या है? झेलम है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? सवाल है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर,
हिंद महासागर, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कहने का अर्थ ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं आप, ये 0 डिग्री हो गया आपका और 0 डिग्री देशांतर ये हो गया। तो ये दोनों कहाँ स्थित हैं, है ना। तो आप देखेंगे ये वाला एरिया जो देखेंगे, है ना, ये वाला जो देखेंगे और ये एरिया जो देखेंगे, यहाँ पे कौन सा स्थित है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, अटलांटिक महासागर। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर में स्थित है। ब्रिटेन ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को शून्य मानकर उसके आधार पर पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों की स्थितियाँ और समय की गणना करते हैं। ग्रीनविच की प्रयोगशाला के पास से गुजरती 0 डिग्री देशांतर रेखा से दाहिनी ओर पूर्वी गोलार्ध है, तो रेखा के बाईं ओर पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, अर्थात ध्यान दीजिएगा, इधर ये आपका पूर्वी गोलार्ध है और इधर ये आपका पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, आगे कह रहा है 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक बैठक हुई थी जिसमें ग्रीनविच को 0 डिग्री देशांतर रेखा मानने पर आम सहमति बनी थी। ठीक है, ये भी याद रखना है, क्षैतिज रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, ऐसी जो रेखाएं हैं उसे क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो खड़ी लाइन है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। ये रेखाएं एक दूसरे को आपस में समकोण पर काटती हैं। ठीक है, आप देखेंगे कुछ इस तरीके से काटती हैं, समकोण पर काटती हैं, जिसे ही क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अक्षांश से क्या जानने में सहायता मिलती है। अक्षांश से क्या जानने में सहायता मिलती है, समय, जलवायु, तिथि, उपर्युक्त में से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है अक्षांश से जलवायु जानने में सहायता मिलती है। ठीक है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अक्षांश से हमें जलवायु जानने में सहायता मिलती है, जबकि देशांतर से हमें समय और तिथि जानकारी मिलती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी जनजाति निवास करती हैं। नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी जनजाति निवास करती हैं, तो याद रखना है टोडा। ठीक है, टोडा की जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये भी याद रखना है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु को क्या कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला सवाल है, रेगिस्तान का भारत में सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। रेगिस्तान का भारत में सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, रेगिस्तान का भारत में सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में देखने को मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मरु उत्सव कहाँ मनाया जाता है। बताना है आपको मरु उत्सव कहाँ मनाया जाता है, वायनाड में, अजमेर में या फिर जैसलमेर में, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है मरु उत्सव जैसलमेर में ही मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सबसे व्यस्त नदी मार्ग कौन सी है। बताना है सबसे व्यस्त नदी मार्ग कौन सी है, टेम्स नदी, राइन नदी, सीन नदी, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है सबसे व्यस्त नदी मार्ग राइन नदी जल मार्ग है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखना है, जैसे कि सबसे व्यस्त नदी मार्ग राइन नदी है। ठीक है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग पूछा जाए तो ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। अगर पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक व्यापार करने वाला किससे किया जाता है, किस मार्ग से, तो ये जल मार्ग से ही किया जाता है। विश्व में यातायात एवं माल ढोने का सस्ता साधन जल मार्ग है। ठीक है, सबसे अधिक व्यस्त नहर कौन सा है, तो ये कील नहर है। ठीक है, नहरों के बारे में पूछा जाए कि सबसे अधिक व्यस्त नहर कौन सा है, तो कील नहर। नदी पूछा जाए तो राइन नदी। ठीक है, अगर समुद्री मार्ग पूछा जाए तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ठीक है, और भारत का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।